हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप ये मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। यहाँ पर मैं फर्स्ट पेपर की और ज्योग्राफी की स्पेशली जो फर्स्ट पेपर की मेरी क्लास है वो एमफिल पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम, साथ ही साथ किसी भी यूनिवर्सिटी में होने वाले और किसी भी स्टेट में होने वाले सेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में हुआ था, उसका पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में। कि जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर था जो इवनिंग शिफ्ट में था 5 दिसंबर को 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, तो उस पेपर का आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप इनकी पीडीएफ भी ले सकते हो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। साथ ही साथ आप मेरे पास जो जून 2019 में पेपर हुआ था उसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। तो अब हम बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं हमारे इस वीडियो को। इसका जो पार्ट 1 था मैं वो पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल कंटिन्यू रहो, और यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको यदि बहुत अच्छा स्कोर करना है तो मेरे साथ जुड़े रहना। मेरे एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा हूँ तो आप उस व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। उसके लिए आपको मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो जाना होगा, डिस्क्रिप्शन पर देखना होगा कि क्या क्या जो कंडीशंस हैं उस व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होने की, जो कि मैं आपको जब आप मेरे से व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहोगे तो आप मेरे से उस कॉन्टैक्ट नंबर पर चैट कर सकते हो जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। वहाँ पर मैं आपको जो भी कंडीशन है वो सारी आपको बता दूँगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 है वो मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार ग्रीन हाउस गैस से संबंधित गैसों का वृद्धिमान क्रम में सही अनुक्रम है। क्या है? वृद्धिमान क्रम में। वृद्धिमान क्रम का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैसों के वृद्धिमान क्रम का सही अनुक्रम है। वृद्धिमान बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो, सबसे पहला इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है, फिर उसके बाद मीथेन की मात्रा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, और फिर क्लोरोफ्लोरो की है। तो ये इसकी वृद्धिमान कंडीशन है। नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये इसकी वृद्धिमान स्थिति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अधिगम कथन अभिकथन ए अधिगम और संप्रेषण क्षमता में अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबंध नहीं है। अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबंध नहीं है। तर्क कथन जिसको हम आर बोलते हैं, सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं। और यहाँ पर हमें इसका जो करेक्ट आंसर उसका पता चलाना है। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी है कि ए सही है और आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है और आर सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 था इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि ये दोनों बातें तो बिल्कुल सही हैं। अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबंध नहीं है, यह बात भी बिल्कुल सही है। सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर हमें पता चलाना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य सन 2050 तक प्राप्त किए जाने थे। बी है, संसाधनीय विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नीति को 2035 तक गाइड करते रहेंगे। और सी है, संधारणीय विकास लक्ष्य जनवरी 2016 से प्रभावी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये जो चारों के चारों कथन है वो बिल्कुल सही हैं। देखो, सहस्त्राब्दी विकास का जो लक्ष्य था वो 2015 तक प्राप्त किए जाने थे। सहस्त्राब्दी लक्ष्य जो सहस्त्राब्दी विकास था उसका लक्ष्य 2015 तक प्राप्त किए जाने थे।
दूसरा है संधारणीय विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नीति को 2035 तक गाइड करेंगे। तीसरा है संधारणीय विकास लक्ष्य 2000 जनवरी 2016 से प्रभावी है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। पहली बात भी बिल्कुल सही है, दूसरी बात भी बिल्कुल सही है और तीसरी बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? किसके संबंध में? डिजी लॉकर के संबंध में। डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए है, यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है। बी है, यह युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन सी है, चाहे भौतिक अवस्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता का ई प्रलेखों तक पहुंच संभव है। ये तीन बातें हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में। तो हमें क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है उसका पता चलाना है कि डिजी लॉकर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 कि ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। पहली बात, यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है। दूसरा, यह युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। और तीसरी बात है, चाहे भौतिक अवस्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता का ई प्रलेखों तक पहुंच संभव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, ये मिलान वाला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। यहाँ पर एक साइड सूची फर्स्ट है और दूसरी साइड सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में कुछ जो घटनाएं हुई थी उनका नाम दे रखा है और दूसरी साइड जो सूची सेकंड है उसमें जो उनसे गैस निकली थी, हानिकारक प्रभाव थे, इफेक्ट थे, उनके बारे में दे रखा है। तो देखो जो क्वेश्चन ये है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखो जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। अब ऑप्शन नंबर 3 में क्या क्या बातें हैं? देखो जो भोपाल गैस त्रासदी थी इससे पेरोक्सीटल नाइट्रेटस जिसको हम पेन बोलते हैं, गैस निकली थी। उसके बाद होता है चेरनोबिल आपदा। चेरनोबिल आपदा वो खतरनाक पदार्थों की डंपिंग से संबंधित है। जो चेरनोबिल आपदा है वो खतरनाक पदार्थों की डंपिंग से संबंधित है। लव कैनाल त्रासदी, जो लव कैनाल त्रासदी है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिथाइल आइसोसाइनाइड से। और जो लॉस एंजल्स स्मॉग है वो किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटनाओं से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल इसी तरीके से मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखो ये परसेंट का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है परसेंट जिसका एक क्वेश्चन है। देखो मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, ये जो चारों टॉपिक हैं इनको मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इनको सही ढंग से नहीं समझा पाऊंगा, मैं सही ढंग से लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन इनको एक साथ में बोर्ड पर आपको बहुत ही सही ढंग से समझा दूंगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपसे कराया सही हो जाए तो सबसे बेस्ट है ही, अदरवाइज इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22वां। यहां पर भी दो सूचियां दे रखा है, इन दोनों सूचियों का आपस में मिलाना है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 22 है शायद, हाँ 22वां क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें इन दोनों को आपस में मिलाना है। तो देखो जो 22वां क्वेश्चन है इसमें एक साइड डिजिटल पहल है, दूसरा उनका उद्देश्य है। तो जो 22वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो जो सव्यम है वो क्या है? एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर। जो सव्यम है वो है एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर। उसके जो भाषित अनुदेशन है, भाषित अनुदेशन क्या है? भाषित अनुदेशन व्यक्तिपरक और अनुकूलक अधिगम्य। क्या है? व्यक्तिपरक और अनुकूलक अधिगम्य। उसके बाद आता है ई ग्रंथालय।
ई ग्रंथालय क्या है? ई ग्रंथालय एक रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धा है। क्या है? एक रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धा है। और उसके बाद डी है ई यंत्र। ई यंत्र क्या है? ई यंत्र एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईटी साक्षरता का संवर्धन है। जो ई यंत्र है वो क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईटी साक्षरता का संवर्धन है। तो इसके साथ हमारे 22 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 23वां क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये, कि एक अनुसंधान प्रतिमान के अनुसार अनुसंधानकर्ता द्वारा निम्नलिखित क्रम को अपनाया जाता है। सबसे पहले सिद्धांत होता है, फिर सिद्धांत से परिकल्पना निर्माण होता है, फिर आंकड़ा संग्रहण होता है, फिर आंकड़ों का संश्लेषण और विश्लेषण होता है, उनका परिणाम निर्धारण होता है, फिर परिकल्पना की स्वीकृति या अस्वीकृति होती है, और फिर सिद्धांत में संशोधन होता है। इस ढंग से शोध का संप्रतिकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो वो है निगमनात्मक पर। किसके ऊपर? निगमनात्मक पर, निगमनात्मक उपागम पर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। देखो ऑप्शन ए है ध्वनि स्रोत से जैसे ही हम दूर जाते हैं वैसे ही ध्वनि का स्तर गिरता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है उच्च पृष्ठ द्रव्यमान घनत्व वाली सामग्रियां उचित ध्वनि अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट है 2 म्यू पी ए की ध्वनि पी ए का ध्वनि दाब 0 डेसिबल की ध्वनि के समतुल्य होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका करेक्ट आंसर हमें पता चलाना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो ए बी सी, यहाँ पर ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कि जो ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में पहला ध्वनि स्रोत से जैसे ही हम दूर जाते हैं वैसे ही ध्वनि का स्तर गिर जाता है। दूसरा उच्च पृष्ठ द्रव्यमान ध्वनि वाली सामग्री उचित ध्वनि अवरोधक के रूप में कार्य करती है। और उसके बाद नेक्स्ट है 2 म्यू पी ए का ध्वनि दाब 0 डेसिबल की ध्वनि के समतुल्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निम्नलिखित में से किन पर्यावरण संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो संबंधित था किससे? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन प्रदूषण से। स्पेशली हम बोल सकते हैं जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है भारत जैसे विकासशील देश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर आधारित परीक्षण के संदर्भ में चुनौती का परिसूचक है? भारत जैसे विकासशील देश में पहला है कई शिक्षकों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होता है। दूसरा होता है कंप्यूटर गुरु शिष्य के रिश्तों को समाप्त कर देगा। तीसरा है भारत सरकार बड़ी संख्या में कंप्यूटर नहीं खरीद सकती। और चौथा है दूरस्थ स्थानों में कंप्यूटर और विद्युत की उपलब्धता संभव नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो भारत जैसे विकासशील देशों में कंप्यूटर आधारित परीक्षण के संदर्भ में चुनौती क्या है कि कंप्यूटर गुरु शिष्य के रिश्तों को समाप्त कर देता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जो कंप्यूटर है वो गुरु और शिष्य के जो रिश्ते होते हैं उनको खत्म कर देता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे कई शिक्षकों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होता तो ये बात गलत है, क्योंकि ज्ञान दिया जा सकता है उनको। भारत सरकार बड़ी संख्या में कंप्यूटर खरीद नहीं सकती तो वो भी खरीद सकती है। और दूरस्थ स्थानों में कंप्यूटर और विद्युत की उपलब्धता संभव नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो दूरस्थ शिक्षा होती है जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं वो स्पेशली ऑनलाइन होती है। तो जो चौथी बात है वो तो यहीं पर गलत हो गई कि दूरस्थ स्थानों में कंप्यूटर विद्युत की उपलब्धता संभव नहीं है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है सिस्टोसिमियासिस। क्या है? सिस्टोसिमियासिस जो कि पानी के संपर्क में आने से
होने वाली एक सामान्य बीमारी है, निम्नलिखित में से किससे फैलती है? तो ये सर्केरिया से फैलती है। किससे? सर्केरिया से। किससे फैलती है? सर्केरिया से फैलती है कि जो सिस्टोसीमियासिस, जो पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक बीमारी है, वो सर्केरिया से फैलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28वां। यहाँ पर ये एक हाई एजुकेशन का टॉपिक है, तो हाई एजुकेशन के टॉपिक का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। देखो, एक लिस्ट में आयोग दे रखा है, दूसरे लिस्ट में उनकी संस्तुति दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए राधाकृष्णन आयोग, दूसरा है मुदालियर आयोग, तीसरा है कोठारी आयोग और चौथा है सैम पत्रोदी आयोग। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। देखो, राधाकृष्णन आयोग है जो संबंधित है किससे? 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की शुरुआत से संबंधित। कि जो राधाकृष्णन आयोग था उसने अपील की थी कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो 3 वर्षीय होनी चाहिए और जो उच्च स्तरीय शिक्षा है, जो उच्चतर शिक्षा प्रणाली है, वो 4 वर्षीय होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट थे एक मुदालियर आयोग। तो मुदालियर आयोग ने अपील की थी कि बहुत विद्याओं के व्यवसायिकों हेतु पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना। मुदालियर आयोग ने कहा था कि बहुत विद्याओं के व्यवसायिकों हेतु पाठ्यक्रम की पुनर्रचना। कोठारी आयोग ने अपील की थी कि माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का एकीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोठारी आयोग ने अपील की थी कि माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का एकीकरण। और लास्ट चौथा है सैम पत्रोदी आयोग, 3 वर्षीय स्नातक और 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम की अनुशंसा। सैम पत्रोदी समिति ने कहा था कि 3 वर्षीय स्नातक और 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम की अनुशंसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29वां। विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसका करेक्ट आंसर है भावात्मक सक्षमता। क्या है? भावात्मक सक्षमता है जो विद्यार्थियों की अकादमिक असफलता के लिए न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण है। बाकी जो संज्ञानात्मक सहक्षमता है, विधिक सहक्षमता है और सामाजिक सहक्षमता है, ये बहुत अधिकतम रूप से महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए संज्ञानात्मक सहक्षमता, विधिक सहक्षमता और सामाजिक सहक्षमता ये अधिकतम रूप से महत्वपूर्ण है और जो भावात्मक सहक्षमता है वो न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन। ये भी एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो अब हम आपको जब मैथ पढ़ाऊंगा बोर्ड के ऊपर तो उसमें आपको यहाँ समझा दूंगा। उसके बाद 31वें क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो कम्युनिकेशन से संबंधित है। कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं संप्रेषण। अभिकथन ए, बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। तर्क कथन आर, संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको दिखा देता हूं, ऑप्शन बी है जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ए और आर दोनों कथन सही हैं। ए और आर दोनों कथन सही है कि बिना संप्रेषण के सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही हैं। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है, अनुमान के संदर्भ में नीचे दिए गए उदाहरण पर विचार करो। किसके संदर्भ में? अनुमान के संदर्भ में। पहला है पर्वत अग्निमय है, दूसरा है क्योंकि वहां धुआं है, तीसरा है जहां धुआं होता है वहां आग होती है। क्या अनुमान के संदर्भ में? किसके संदर्भ में? अनुमान के संदर्भ में। पहला है पर्वत अग्निमय है, दूसरा है क्योंकि वहां धुआं है, तीसरा है जहां धुआं होता है वहां आग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण व्याप्ति नियत साचर्य के संबंध को अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन ए है पर्वत और अग्नि के मध्य नियत साचर्य का संबंध, दूसरा होता है पर्वत और धुएं के मध्य नियत साचर्य का संबंध,
तीसरा होता है अग्नि और धुएं के मध्य नियत साचर्य का संबंध, और चौथा होता है अनुभवग्राही और धुएं के मध्य नियत साचर्य का संबंध। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि अग्नि और धुएं के मध्य, अग्नि व धुएं के मध्य नियत साचर्य का संबंध। अब हम बात करते हैं 33वें क्वेश्चन के ऊपर। विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा निरोधक है? विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन के लिए कौन सा निरोधक है? तो वह अवबोध स्तर। कौन सा स्तर? अवबोध स्तर। एक चिंतन स्तर होता है, स्मृति स्तर होता है और एक अवबोध स्तर होता है। तो जो अवबोध स्तर है वो विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन में एक निरोधक के रूप में काम करता है, एक रुकावट के रूप में काम करता है। उसके बाद 34वां क्वेश्चन है, आपस में मिलान वाला क्वेश्चन है 34वां। तो जो 34वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है जो 34वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। NPTEL किससे संबंधित है? स्कूल शिक्षा से संबंधित है। NPTEL है जो स्कूल शिक्षा से संबंधित है। CEC है जो शिक्षक परीक्षण कार्यक्रम से संबंधित है। जो CEC है वो शिक्षक परीक्षण कार्यक्रम से संबंधित है। उसके बाद NCERT एंड NIOC जो कि अभियांत्रिकी कार्यक्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभियांत्रिकी कार्यक्रम से। और जो NITTR है वो पूर्व स्नातक शिक्षा से संबंधित है। ये बिल्कुल इसी तरीके से मिलान है। NPTEL स्कूल शिक्षा से संबंधित है, CEC शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है, NCERT एंड NIOS है जो अभियांत्रिक कार्यक्रम से संबंधित है, और NITTR है जो पूर्व स्नातक शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान करो। आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान करो। तो जो 35वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सामीप्य संसूचकता। सामीप्य संसूचकता ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक पदार्थ है। निम्नलिखित में से क्या हेत्वाभास निष्कर्ष दोष का दृष्टांत है? तो जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सव्या विचार अनियमित मध्य। अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक पदार्थ है। इसका जो करेक्ट आंसर वो सव्या विचार अनियमित मध्य, जिसको हम सभी विचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरपेक्ष न्याय वाक्य के प्रथम लक्षण के संबंध में सत्य है? कौन सा कथन निरपेक्ष न्याय वाक्य के प्रथम लक्षण के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए है मध्य पद साध्य आधारिकाओं का उद्देश्य एवं पक्ष आधारिका का विरोध। तो जो 37वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है मध्य पद पक्ष आधारिकाओं का उद्देश्य एवं निष्कर्ष का विधेय है। मध्य पद पक्ष आधारिका का उद्देश्य एवं निष्कर्ष का विधेय है। उसके बाद 38वां क्वेश्चन है, यदि दो प्रस्तावनाएं एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हों कि दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकती यद्यपि दोनों एक साथ असत्य हो सकती हैं, तो उनके बीच में कैसा संबंध है? तो उनके बीच में व्याघाती संबंध है। कैसा है? व्याघाती संबंध है कि यदि दो प्रस्तावनाएं एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हों कि दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकती लेकिन दोनों असत्य हो सकती हैं, तो उनके बीच में व्याघाती संबंध है। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संप्रेषण द्वारा संवर्धित होने वाले कौशल की पहचान करो। संप्रेषण के द्वारा कौन से कौशल का संवर्धन होता है या संवर्धित होता है? तो ऑप्शन ए है वाचन और श्रवण, ऑप्शन बी है श्रवण तथा सहायता, ऑप्शन सी है सहायता तथा संभाषण, और ऑप्शन डी है संभाषण तथा लेखन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है 39। तो जो 39वां है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है
कि जो संप्रेषण होता है उससे एक तो हमारे सुनने, बोलने की और सुनने की, भाषण देने की और लिखने की, ये तीनों कलाओं का विकास होता है। इन तीनों कौशलों का डेवलपमेंट होता है। संप्रेषण के द्वारा हमें संभाषण, लेखन, वाचन तथा श्रवण, इन तीनों का विकास होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है, कथन ए है कि रैम में भंडारित डाटा तक हार्ड ड्राइव के डाटा की तुलना में ज़्यादा तेजी से पहुंचा जा सकता है। दूसरा है, 60 दशमलवीय संख्याएं 99 तथा दशमलवीय संख्याएं 99 दोनों एक हैं। 60 दशमलवीय संख्या 99 तथा दशमलवीय संख्या 99 दोनों एक हैं। तो जो 40वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है ना तो ए सही है और ना ही बी सही है, कि रैम में भंडारित डाटा तक हार्ड ड्राइव के डाटा की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से पहुंचा जा सकता है, ये बात भी गलत है। 60 दशमलवीय संख्या 99 तथा दशमलवीय संख्या 99 दोनों अलग अलग होती हैं। उसके बाद 41वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गूगल का वेब ब्राउज़र क्रोम कहलाता है, एप्पल का वेब ब्राउज़र सफारी कहलाता है, मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। गूगल का वेब, तो जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि ये जो तीनों की तीनों बातें हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। देखो मैं बताता हूँ, गूगल का वेब ब्राउज़र क्या है, क्रोम है, बिल्कुल सही बात है। हमारे फ़ोन में जब हम गूगल चलाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्रोम इंस्टॉल करना होता है, फिर क्रोम में हम गूगल सर्च करके या गूगल ओपन करके और हम नेट चलाते हैं। दूसरा होता है एप्पल का वेब ब्राउज़र सफारी है। जो एप्पल का फ़ोन होता है उसमें जो वेब ब्राउज़र यूज करते हैं वो कौन सा होता है, सफारी होता है, जैसे गूगल का वेब ब्राउज़र क्रोम होता है। मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, तो इनको आप जरूर देखना। डेस्क्रिप्टिव टाइप के जो मैं कंप्यूटर पढ़ाया था उसमें देखो, यहाँ पर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर कंप्लीट कर चुका हूँ। इन्वायरमेंट मेरा चल रहा है, कंप्लीट सिलेबस ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा मैं, तो ये ध्यान रखना। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हो। उसके बाद 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित इसमें से भारत में प्राच्य अधिगम संस्थानों का चयन करो। प्राच्य अधिगम संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है बी सी डी, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है, बी सी और डी। तो जो प्राच्य संस्थाएं हैं उनका जो करेक्ट आंसर है वो है बी सी डी। तो एक तो प्राच्य संस्था कौन सा है, मद्रास संस्कृत कॉलेज है, तेजपुर विश्वविद्यालय है और मिथिक सोसाइटी है। मद्रास संस्कृत कॉलेज, तेजपुर विश्वविद्यालय और मिथिक सोसाइटी, ये इसकी तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। उसके बाद 43वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइसेज है, आदान युक्तियाँ कौन सी हैं, इनपुट डिवाइस कौन सी हैं। तो देखो, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और प्रिंटर। यहाँ पर प्रिंटर है जो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर मॉनिटर ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। डिजाइटर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड। तो जो 43वां क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और डिजाइटर, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रिंटर है क्या है, एक प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। नहीं बोलते यार प्रिंटर नहीं है मेरे पास, मेरा प्रिंटर खराब हो गया जिससे हम कॉपी निकालते हैं। डिजाइटर, माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस है। माउस है, मॉनिटर है जो भी एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44वां है, शैक्षणिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह जर्नल्स या पत्रिकाएं होती हैं और वे उसमें नियमित रूप से लिखते रहते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से कथन सही हैं जो जर्नल निकालने के लिए औपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में होते हैं। ऑप्शन ए है
तो इसका जो करेक्ट आंसर है 44 का, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर हमारे पास ये 2 कथन बिल्कुल सही है। पहला है बी, अभी तक उन्होंने क्या सीखा है उसे प्रदर्शित करने का एक अवसर है। उसके बाद सी है, दबाव से उभरने का एक तरीका है। जो क्वेश्चन नंबर 44 है उसके करेक्ट आंसर है कि अभी तक उन्होंने क्या सीखा है उसे प्रदर्शित करने का एक अवसर है, दबाव से उभरने का एक तरीका है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का 45वां क्वेश्चन कि एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करो। किसकी? एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करो। तो जो क्वेश्चन नंबर 45 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो, प्रेषक भेजने वाला, संदेश, विकोडन, संकेतन, माध्यम और फिर प्राप्तकर्ता। तो ये एक बिल्कुल इसका सही क्रम है। सबसे पहले होता है संप्रेषक, जिसको हम सेंडर बोलते हैं, भेजने वाला। भेजने वाला क्या भेजता है? मैसेज भेजता है। फिर उसको क्या करता है? विकोड करता है। फिर उसका संकेतन किया जाता है। फिर वो किसके माध्यम से भेजा जा रहा है। और लास्ट है प्राप्त करने वाला। कौन? प्राप्त करने वाला। तो इस तरीके से जो 45वां क्वेश्चन है उसका तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हमारी ये 45 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 46 से 50 तक ये कॉन्फ्रेंसन की क्वेश्चन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैसेज बोलते हैं, उसके क्वेश्चन है। तो आपको यदि इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इनकी PDF लेनी है, आप मेरे से ही इन 2 दिसंबर 2019 के मेरे पास हिंदी मीडियम के 20 पेपर है और जून 2020 का जो पेपर हुआ था उसके 10 पेपर हैं हिंदी मीडियम के। तो आप उन सभी की PDF ले सकते हो मेरे से। PDF लेने का जो मेथड है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।